सो हेलो एवरीवन, आप सभी को राधे राधे। जैसा कि आप जानते हैं, आज हमारा ह्यूमन आई का लेक्चर नंबर 3 है। प्रीवियस 2 लेक्चर्स में हमने ह्यूमन आई बॉल के स्ट्रक्चर और उसकी फंक्शनिंग के बारे में डिटेल डिस्कशन किया था। अगर आपने उस लेक्चर को ना देखा हो तो पहले आप उस लेक्चर को देखिएगा, फिर इस लेक्चर को कंटिन्यू करिएगा। आज का हमारा टॉपिक है पावर ऑफ एकोमोडेशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है पावर ऑफ एकोमोडेशन, और बहुत से बच्चों को बहुत ज़्यादा इस टॉपिक पे डाउट होता है। ठीक है, ये टॉपिक एक बार में बहुत ही कम लोगों को समझ में आता है। इस टॉपिक का नाम है पावर ऑफ एकोमोडेशन, और ये टॉपिक पहली बार में बहुत ही कम लोगों को समझ में आता है। पर मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि अगर आपने ये 20 to 25 मिनट्स की लेक्चर देख ली अच्छे से, तो आपको पहली बार आप या पढ़ रहे हो या आप 3-4 बार पढ़ चुके हों, आपको इस टॉपिक से कोई भी दिक्कत आगे नहीं आने वाली है। ये पावर ऑफ एकोमोडेशन आज हम बहुत ही अच्छे से कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब आराम से तसल्ली से आप पहले हर चीज़ को समझिएगा, उसके बाद मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा लिखने के लिए आपके। पर आपको अभी अपना कंसंट्रेशन सिर्फ़ और सिर्फ मेरी बातों और मैं जो डायग्राम्स बना रहा हूँ उनको देखने में लगाना है। ठीक थोड़ा हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरी बात देखिए, यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है जैसे द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ एज टू सी ऑब्जेक्ट्स क्लियरली इज कॉल्ड पावर ऑफ एकोमोडेशन। मतलब हमारी आई लेंस के पास एबिलिटी होती है कि वो अपनी फोकल लेंथ को चेंज कर पाए और अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को देख पाए। इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। नहीं समझ में आया मैं मानता हूँ, मैं आपको आराम से टाइम लेकर समझा रहा हूँ, आप ध्यान से समझिएगा, मेरी बात ध्यान से समझिएगा। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे सामने एक बॉय है। ठीक है, ये मेरे सामने कोई लड़का है। ठीक, मैं बी से रिप्रेजेंट करता हूँ, ये बॉय है और ये ट्री है मेरा। अब मैं आपको जो बोल रहा हूँ आप उस पर आराम से ध्यान से सुनिएगा। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि हमारी ह्यूमन आई एक टाइम पर एक चीज़ पर फोकस कर पाती है, बाकी की सराउंडिंग की चीज़ें उसे ब्लर दिखती हैं। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल आप अभी जहाँ पर भी बैठे हों, आपके सामने टीवी हो, बुक हो, कुछ भी हो, आप अपनी नोटबुक पर फोकस करिए, या फिर आप एक तरफ अपनी मम्मी को खड़ा कर लीजिए और एक तरफ आप किसी भी अपने फैमिली मेम्बर को खड़ा कर लीजिए। ठीक है, अब आप देखेंगे कि अगर आप अपनी मम्मी पर फोकस कर रहे हैं तो बाकी की चीज़ आपको ब्लड दिखेगी, और अगर आप दूसरी चीज़ पर किसी पर फोकस कर रहे हैं तो आपको आपकी मम्मी ब्लड दिखेंगी, है ना। यही है पावर ऑफ एकोमोडेशन, इसी के बारे में हमें डिटेल में समझना है। मेरी बात समझिएगा, अगर मेरी ह्यूमन आई इस बॉय को अच्छे से देख रही होगी, अगर मेरी ह्यूमन आई इस बॉय को अच्छे से देख रही होगी, तो उस कंडीशन में ये जो मेरा ट्री है पीछे, ये जो मेरा ट्री है ये वाला, ये मुझे ब्लर दिखेगा। अगर मेरी ह्यूमन आई इस बॉय को देख रही होगी, इसकी इमेज इसकी रेटिना पे बन रही होगी, तो उस कंडीशन में ट्री ब्लर दिखेगा। दूसरी बात, ऐसा भी हो सकता है कि हमारी लेंस, हमारी आई ट्री पर फोकस कर रही हो, है ना। ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारी आई लेंस, हमारी आई ट्री पर फोकस कर रही हो, कुछ ऐसे, मतलब वो ट्री पर फोकस कर रही है। तो उस कंडीशन में पता क्या होगा, उस कंडीशन में ये बॉय हमें कैसे दिखेगा, ब्लर दिखेगा। बात समझ में आ रही है। हम आराम से हर एक चीज़ को तसल्ली से जानेंगे, बस आप पहले मेरी ये बातों को ध्यान से सुन लीजिए। अगर मैंने पहले ट्री पर फोकस किया, तो मुझे अगर मैंने ट्री पर फोकस किया तो मुझे ये बॉय ब्लर दिखेगा, है ना। या फिर ऐसा भी हो सकता है, अगर मैंने इस बॉय पर फोकस किया तो मुझे ट्री ब्लर दिखेगा। आपको बात समझ आ रही है जितनी मैंने बोली। ठीक, अब इसको हम आराम से समझेंगे, ये आखिर होता कैसे, आई ऐसा कर कैसे पाती है। तो इसके लिए हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब मेरी बातों को यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा। ठीक, पहले हम अपने जो पीछे ट्री रखा है उसका रे डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद हम बॉय का रे डायग्राम बना के समझेंगे। आराम से हर चीज़ को बेहतर ढंग से समझिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, धीरे धीरे आप समझेंगे, हम समझाएंगे और आपको सब समझ में आएगा। ठीक, मेरी बातों को आराम से सुनिएगा। अच्छा, आप ये तो जानिए, आप इतना मान लीजिए कि जो हमारा ये ट्री है
ये बहुत ही दूर रखा है, हम बोल सकते हैं इन्फिनिटी पर, है ना। और ये जो हमारे पास, ये मैंने गैप इसीलिए दिखाया है कि आपको समझ में आए कि जो ट्री रखा है वो इस बॉय से बहुत ज़्यादा दूर रखा है। मान लीजिए इन्फिनिटी पर ये ट्री है, तब भी हम बहुत ही दूर है एक तरीके से समझ लीजिए, है ना। तब भी इसकी इमेज हमारी आई में बनेगी। और ये बॉय थोड़ा सा पास है, ये हमारे थोड़ा नियर है, ठीक है। अब इन्हीं बातों को हमें आराम समझना है कि रे डायग्राम कैसे बनेंगे। अब देखिए ध्यान से, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इस ट्री की अच्छी इमेज बन रही होगी, अगर इस ट्री की अच्छी इमेज बन रही होगी तो वो कहाँ बन रही होगी? रेटिना पर। भाई किसी भी चीज़ की, अगर मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, किसी भी चीज़ की अगर इमेज बनती है, क्लियर इमेज बनती है, तो आदमी अगर उसे देख पाता उस ऑब्जेक्ट को, तो उसकी इमेज कहाँ बन रही होती है? रेटिना पर, ठीक। तो यहाँ से हम रे डायग्राम बना के आपको समझाते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि इन्फिनिटी से जो भी रेज आती हैं ना, वो पैरेलल आती हैं। जो भी इन्फिनिटी से पैरेलल, जो भी इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट होता है उससे जो रेज आती हैं वो पैरेलल आती हैं। आपने ये लाइट चैप्टर में पढ़ा भी होगा, ठीक। तो मैं बस वही थोड़ा कॉन्सेप्ट यूज़ करके आपको समझाता हूँ। इस पेड़ से कुछ ऐसी रेज निकल रही होंगी, ऐसी, इस पेड़ से कुछ ऐसी रेज निकल रही होंगी, और अगर इस पेड़ की अगर क्लियर इमेज बन रही होगी, तो ये रे डाइवर्ज होकर, सॉरी, ये रे कन्वर्ज होकर कहाँ मिलनी चाहिए? रेटिना पर। एक और रे निकाल लेते हैं। एक रे मान लीजिए हमने, एक रे तो हमारी ऐसे आ गई, है ना, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और वो कन्वर्ज करके रेटिना पर मिली। दूसरी हमने निकाल दी कहाँ से रे? ऑप्टिकल सेंटर से। ये रे ऐसे जा रही है ऑप्टिकल सेंटर से। अब यहाँ पर इस पॉइंट पर ध्यान समझिए, अब इस पॉइंट पर हमारा, इस पॉइंट पर दोनों रेस का इंटरसेक्शन हुआ है। इसका मतलब ये जो पेड़ है, ये जो पेड़ है, इस पेड़ की क्लियर इमेज कहाँ बन रही होगी? ये जो हमारा पेड़ है, इस पेड़ की क्लियर इमेज इस समय कहाँ बन रही होगी? इसका मतलब इस पेड़ की क्लियर इमेज बन रही होगी कहाँ पर? रेटिना पर, इस ट्री की। बात समझ में आई आपको? मैंने कहा, फिर से मैं आपको समझाता हूँ, ठीक, आराम से। मैंने बोला कि अगर ये लाइट रे इस पेड़ के किसी पॉइंट से निकल रही होगी, तो ये लेंस कन्वर्जिंग होता है। इस लेंस से कन्वर्ज होने के बाद वो इस पॉइंट पर मिली होगी, इस पॉइंट पर मिली होगी वो लाइट रे, है ना। इस पॉइंट पर, वो इस पॉइंट पर मिली होगी। बात समझिए ध्यान से, ठीक है। इस पॉइंट पर कहीं मिल रही होगी, ठीक। एक रे मैंने निकाल दी ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये ऑप्टिकल सेंटर से निकली, और ये कहाँ मिल गई? ये भी यहीं पर इंटरसेक्ट की, मतलब यहीं पर हमारी क्लियर इमेज बन रही होगी। बात समझ में आई? यहीं पर हमारी क्लियर इमेज बन रही होगी, है ना, यहीं पर हमारी क्लियर इमेज बन रही होगी। अब आप ये जानते हैं कि जहाँ पर दो लाइट रेज इंटरसेक्ट करती हैं, वो पॉइंट क्या कहलाता है? वो पॉइंट कहलाता है प्रिंसिपल फोकस। इसका मतलब ये हमारा प्रिंसिपल फोकस होगा, क्योंकि दोनों लाइट रेज ने कन्वर्ज कहाँ पर किया है? इसी पॉइंट पर किया है। बात आपको इतनी समझ में आई? ठीक। अच्छा, अब मेरी दूसरी बात समझिए। मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था कि अगर एक टाइम पर हमारी ह्यूमन आई एक चीज़ पर फोकस कर पाती है, अगर वो इस पर फोकस कर रही होगी तो ये ब्लर दिखेगा, और अगर वो इस पर फोकस कर रही होगी तो ये ब्लर दिखेगा, है ना। अब ये समझते हैं ये आखिर होता कैसे है। अब मेरी बात को ध्यान से बनेगा। ये मैंने रे डायग्राम बनाया फारदेस्ट पॉइंट के लिए, दूर वाले पॉइंट के लिए, है ना, जहाँ से पैरेलल रेज आई और वो इंटरसेक्ट की कहाँ पर? रेटिना के किसी पॉइंट पर, और एक क्लियर इमेज बन गई। अच्छा, ये जो बॉय है, इसके पास से भी तो रेज निकल रही होंगी, है ना। ये जो बॉय है इसके पास से भी रेज निकल रही होंगी। कैसे? मेरी बात समझिएगा आराम से। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ, मैंने अब, हाँ, ये बात मेरी बताइए। इस बॉय के पास से भी रेज निकल रही होंगी, पर इस बॉय के पास से कैसी रेज निकल रही होंगी? ये बहुत ही पास है, और पास वाली चीज़ से हमेशा डाइवर्जिंग रेज निकलती हैं। कैसी रेज निकलती हैं? डाइवर्जिंग रेज। मतलब ये रेज कुछ ऐसे निकल रही होंगी, है ना, ये रेज कुछ ऐसे निकल रही होंगी। ध्यान से समझिएगा एक एक बात को, या फिर मैं आपको और आसानी से समझा देता हूँ। एक डाइवर्जिंग रे मैंने ऐसे निकाल दी, ये मैंने एक डाइवर्जिंग रे निकाल दी, ठीक है। और एक रे हम पास करा देते हैं कहाँ से? एक रे हम पास करा देते हैं ऑप्टिकल सेंटर से। ये यहाँ से ये रे जा रही होगी। ध्यान देखिए, अभी भी लेकिन हम फोकस कहाँ पर रहे हैं? अभी भी हम फोकस कर रहे हैं ट्री पर। तो इसकी इमेज कहाँ बन रही होगी? मेरी बात आराम से सुनिए, आपको सब समझ में आएगा। अगर अभी भी हम अपने ट्री पर फोकस कर रहे हैं, अगर अभी भी हम अपने ट्री पर फोकस कर रहे हैं,
तो ये रेज़ क्या मिल पाएंगी? कभी नहीं। ये रे कुछ ऐसे जाने वाली है, ये रे कुछ ऐसे जाने वाली है। अब ध्यान से देखिए, इसने रेटिना पर काटा ही नहीं, यहीं पर काट दिया। ये देखिए, ध्यान समझिए, इसने रेटिना पर काटा ही नहीं। जब रेटिना पर कट ही नहीं किया, इसका मतलब यहाँ पर इमेज बनेगी नहीं। जब यहाँ पर इमेज बनेगी नहीं तो हमको ये ऑब्जेक्ट ब्लर दिखने वाला है। बात समझ में आई? मतलब एक अच्छी इमेज बनने के लिए दो लाइट रेज़ का या फिर जितने भी लाइट रेज़ इंसिडेंट हो रहे हैं उन सब का रेटिना पर इंसिडेंट होना ज़रूरी है, इंटरसेक्ट करना ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो एक ऑब्जेक्ट हमें ब्लर दिखता है और एक ऑब्जेक्ट हमें क्लियर दिखता है। बात आपको इतनी समझ में आ गई? अब मैं दूसरे डायग्राम में आपको इसको बेस मानकर समझाऊंगा कि ये हमें क्यों ब्लर दिखता है। ठीक है, मैं इसे पूरा इरेज कर देता हूँ पहले। होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक, अब मेरी बात समझिए। अब हम इस पे फोकस कर रहे हैं, अब हम इस ऑब्जेक्ट पर फोकस करें, इस पर। ठीक है, तो यहाँ से दो लाइट रेज निकाल लेते हैं। ये देखिए, आप टेंशन नहीं लीजिएगा, हमने आपको पीछे यहाँ पर नोट्स प्रोवाइड किए हैं ताकि आप आराम से अपना डायग्राम बना पाएँ। ये देखिए, ठीक है, अभी आपको सिर्फ समझने में ध्यान लगाना है। हाँ, अब मेरी बात समझिएगा। अगर इस पॉइंट पे हम फोकस कर रहे हैं, इसका मतलब रेटिना पर इस ऑब्जेक्ट की क्लियर इमेज बननी चाहिए, है ना। एक रे हमने निकाल दी ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक, एक लाइट रे हमने निकाल दी लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है, और दूसरी लाइट रे हमने निकाल दी पैरेलल। अब आपको खुद पता है, आप आंसर आगे दे सकते हैं। अगर ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली लाइट रे, अगर ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली लाइट रे रेटिना पर मिल रही है, इसका मतलब क्या हुआ? ये ऊपर वाली जो पैरेलल लाइट रे जा रही है, इसको भी कहाँ पर इंसिडेंट होना पड़ेगा? इसको भी कहाँ इंसिडेंट होना पड़ेगा ताकि हमारी एक क्लियर इमेज बने? तो इसको भी कहाँ पे इंसिडेंट होना पड़ेगा? रेटिना पर। इस वाली लाइट रे को भी रेटिना पर ही इंसिडेंट होना पड़ेगा, तब जाकर हमें एक क्लियर इमेज मिलेगी, है ना, तब जाकर हमें एक क्लियर इमेज मिलेगी। मतलब ये जो पर्सन है, ये जो बॉय है, अगर हम इस टाइम इस पर फोकस करेंगे तो इससे निकलने वाली रेज हमारी रेटिना के इस पार्ट पर मिल रही होंगी, है ना, हमारी रेटिना के इस पार्ट पर मिल रही होंगी। थोड़ा मैं डार्क बना के दिखा देता हूँ। देखिए, हमारे रेटिना के इस पार्ट पर मिल रही होंगी, मतलब अब जाकर हमें इसकी एक क्लियर इमेज देखने को मिलेगी। तो दूसरे पेड़ का क्या हुआ, अब इसको समझिए आप, दूसरे पेड़ का क्या हुआ। अच्छा, उससे पहले आप ये समझिए, मेरी बात को ध्यान सुनिएगा। लास्ट एग्जाम्पल में मैंने आपको दिखाया था ना कि प्रिंसिपल फोकस हमारा यहाँ बन गया था, यहाँ पर एफ आया था, हमारा फोकस यहाँ पर आया था, पर यहाँ इस बार ऐसा नहीं है। देखिए ध्यान से, आप जानते हैं एज पर डिफिनीशन कि जो हमारा फोकस होता है वो क्या होता है, जहाँ पर लाइट रे आकर प्रिंसिपल एक्सिस को कट करती है वो पॉइंट क्या कहलाता है? प्रिंसिपल फोकस। अब मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, इस कंडीशन में हमारा प्रिंसिपल फोकस ये होने वाला है ना, क्योंकि इस लाइट रे ने इसको प्रिंसिपल एक्सिस को यहाँ पर इंटरसेक्ट किया, तो ये हमारा प्रिंसिपल फोकस हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? दूसरी बात, अब इस पेड़ का क्या होगा? पेड़ से भी तो लाइट रेज निकल रही होंगी। जी हाँ, पेड़ से भी लाइट रेज निकल रही होंगी, पर कैसे? ध्यान से देखिए, ये पेड़ से लाइट रे कैसे आ रही होगी, है ना, ऐसे आ रही होगी, ठीक, ये लाइट रे पेड़ की आई, ठीक। अब ये जो पेड़ की लाइट रे है, ध्यान से सुनिए, अब ये जो पेड़ है, जो इसकी लाइट रे इंसिडेंट हो रही है हमारी आई लेंस पर, ये भी कन्वर्ज होने वाली है ना, ये भी कन्वर्ज होने वाली है। पर हम फोकस किस पे कर रहे हैं? हम फोकस किस पे कर रहे हैं? हम कर रहे हैं फोकस इस वाले बॉय पर, ठीक। तो यहाँ से जो लाइट रेज आ रही होंगी वो तो कन्वर्ज होंगी, ठीक, वो कन्वर्ज होगी इस तरह, देखिए वो रेटिना पर मिलेगी जाकर, वो ऐसे कन्वर्ज होगी। लेकिन एक दूसरी लाइट रे अगर हम ऐसे निकाल दें जो कि ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाए, तो उसके साथ क्या होगा? दूसरी लाइट रे हम निकाल देते हैं यहाँ से, इसके ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे जा रही है, ध्यान से देखिए। एक मिनट, इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ कॉम्प्लिकेटेड ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पर कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अच्छा, यहाँ आप ध्यान समझिए, ये इस कंडीशन में हमारा प्रिंसिपल फोकस हो गया। अब अगर इस बॉय की क्लियर इमेज बन रही होगी तो पेड़ की इमेज कैसे बनेगी?
पेड़ की एक ब्लर इमेज दिखाई पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो लाइट रेज निकल रही होंगी ना, यहाँ से जो लाइट रेज निकल रही होंगी ऐसे, ये रेटिना पर कभी मिल ही नहीं पाएंगी, रेटिना से पहले कन्वर्ज हो जाएंगी। आपको बात समझनी पड़ेगी ऐसे, ये रेटिना पर मिल नहीं पाएंगे, रेटिना से पहले कन्वर्ज होके इस पॉइंट पर मिल जाएंगे कहीं ना कहीं। इस वजह से हम इस पेड़ की क्लियर इमेज नहीं देख पाएंगे, ये पेड़ हमें ब्लर्ड दिखेगा। बात आपको समझ में आ गई? ठीक, इसमें कॉम्प्लिकेटेड ज़्यादा हो जाएगा, आपको समझाना था, होप आप समझ गए होंगे। यहाँ पर हमारा प्रिंसिपल फोकस आएगा कहाँ पर? यहाँ पर। अब मैं आपसे दो चीज़ें पूछ रहा हूँ। जब ऑब्जेक्ट मेरा दूर था, जब मेरा ऑब्जेक्ट दूर था तो मेरा प्रिंसिपल फोकस भी दूर था, है ना? फॉर एग्जांपल मेरा जब पेड़ का मैं रे डायग्राम बना रहा था तो उसकी लाइट रे इंसिडेंट कर रही थी रेटिना पर उस कंडीशन में मेरा फोकस पॉइंट दूर आ रहा था। पर जैसे मैंने बॉय की रे डायग्राम बनाई, फोकस पॉइंट आगे आ गया। इसका मतलब कल को अगर मेरा बॉय यहाँ पर आ जाए, है ना, तो फोकस पॉइंट पास आएगा। अगर ये बॉय और पास आ जाए तो फोकस पॉइंट और पास आ जाएगा। आप क्या समझ रहे हैं इससे? कि हमारा फोकस पॉइंट बार बार चेंज हो रहा है क्योंकि ऑब्जेक्ट चेंज हो रहा है। हमारा फोकस पॉइंट बार बार चेंज हो रहा है क्योंकि ऑब्जेक्ट चेंज हो रहा है ना? यही तो आपको समझना है कि अगर फोकस पॉइंट चेंज होगा मतलब फोकल लेंथ चेंज होगी। अगर फोकस पॉइंट चेंज होगा तो फोकल लेंथ चेंज होगी। कभी आप ऑब्जेक्ट को दूर देखना चाहते हैं तो कहीं और फोकल लेंथ होगी, कभी आप ऑब्जेक्ट को पास देखना चाहते हैं तो कहीं और फोकल लेंथ होगी। इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। दूर वाले ऑब्जेक्ट की अगर हम इमेज देखेंगे तो हमारी फोकल लेंथ पीछे होगी, जबकि पास वाले ऑब्जेक्ट को अगर हम देखेंगे तो हमारी फोकल लेंथ आगे होगी, फोकस पॉइंट आगे होगा। अब आपके मन में ये आएगा सवाल कि आखिर ये चेंजिंग डिपेंड किस पे करती है? तो ये चेंजिंग डिपेंड करती है कर्वेचर पे, लेंस के कर्वेचर पे। ध्यान से समझिए, ये चेंजिंग डिपेंड करती है लेंस के कर्वेचर पे। जब हमारा ऑब्जेक्ट पास होता है तो हमारी सीलियरी मसल्स हमारी क्रिस्टलाइन लेंस को पिचका देती हैं। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर बना के। हाँ, ध्यान से देखिए, जब मेरा ऑब्जेक्ट अगर पास होगा तो हमारी क्रिस्टलाइन लेंस हमारे लेंस को कुछ पिचका देंगी, कुछ ऐसे। ठीक है, बॉय के केस में ये है। और अगर हमारा ऑब्जेक्ट दूर होगा तो यही आई लेंस इलोंगेट हो जाती है सीलियरी मसल्स की वजह से। तो ट्री के केस में हमारा लेंस कुछ ऐसा होगा और बॉय के केस में हमारा लेंस कुछ ऐसा होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे दूसरा डाउट कि सर आखिर ये लेंस पिचकती कैसे है? तो आप ये समझिए, जो हमारा ह्यूमन आई लेंस होता है वो किसी ग्लास का नहीं बना होता, वो एक जेली लाइक फ्लूइड का बना होता है। ठीक है, और इसी वजह से ये अपना शेप चेंज कर सकता है, ये अपना साइज चेंज कर सकता है सीलियरी मसल्स की वजह से, सीलियरी मसल्स की मदद से। हमारी सीलियरी मसल्स की मदद से हमारे आई लेंस की शेप चेंज होती है ताकि फोकस आगे पीछे हो सके और फोकल लेंथ चेंज हो सके और हम ऑब्जेक्ट क्लियर देख पाएँ। यही चीज़ें मैंने आपको सेकंड लेक्चर में अच्छे से समझाई थी, है ना? तो जब मेरा ऑब्जेक्ट पास होगा, ध्यान आपको क्या रखना है, जब मेरा ऑब्जेक्ट पास होगा तो मेरी फोकस पॉइंट पास होगी, मेरी फोकल लेंथ छोटी होगी। और जब मेरा ऑब्जेक्ट दूर होगा तो मेरा फोकस पॉइंट दूर होगा और मेरी फोकल लेंथ ज़्यादा होगी। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट पास होगा तो लेंस का कर्वेचर ज़्यादा होगा, है ना? जब ऑब्जेक्ट पास होगा तो लेंस का कर्वेचर ज़्यादा होगा, मतलब लेंस छोटी होगी, लेंस पिचकी होगी। लेकिन जब ऑब्जेक्ट दूर होगा तो लेंस का कर्वेचर कम होगा और लेंस थोड़ी सी इलोंगेटेड होगी। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हम कैसे अपनी फोकस लेंथ को चेंज कर पाते हैं। और दूसरी बात, हम नहीं चेंज करते हैं, ये इनवॉलेंट्री चीज़ है, ये हमारी आई लेंस ऑब्जेक्ट को देखकर खुद चेंज कर लेती है सीलियरी मसल्स की वजह से। ठीक है, अब मैंने जितनी चीज़ें आपको समझाई, ये सारी चीज़ें मैंने आपको इन डायग्राम की मदद से क्लियरली बताई है। ध्यान से देखिए, जब मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर पास है, जब ये मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर पास खड़ा है तो यहाँ से जो लाइट रेज निकल रही हैं वो इस पॉइंट पे जाकर मिल रही हैं, है ना? लाइट रेज यहाँ पर जाकर इंसिडेंट हो रहे हैं। इसका मतलब यहीं पर हमारी इमेज बन रही होगी।
रेटिना के इस पॉइंट पर हमारी इमेज बन रही होगी। बात समझ में आई? ठीक। और दूसरी कंडीशन में जब मेरा ऑब्जेक्ट दूर है, ध्यान से देखिए, जब मेरा ऑब्जेक्ट दूर है तो इस पॉइंट पर इमेज बन रही है रेटिना के। अब आपको समझना क्या है, यहाँ पर फोकल पॉइंट ये है, जबकि यहाँ पर फोकल पॉइंट ये है। ध्यान से देखिए, ये फोकल पॉइंट है, ये है ना। यहाँ पर फोकल पॉइंट पास है, क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट मेरा पास है। और इस कंडीशन में ये जो हमारा लेंस होगा ना, ये थोड़ा सा ज़्यादा कर्व रहा होगा। अच्छा सा थोड़ा मैं बना के दिखाता हूँ, ये थोड़ा सा ज़्यादा कर्व रहा होगा। और इस कंडीशन में दूसरी वाली कंडीशन में ये जो हमारा आई लेंस होगा ना, ये थोड़ा सा कर्वेटेड कम रहा होगा। जब भी ऑब्जेक्ट दूर होगा तो फोकस पॉइंट दूर होगा और फोकल लेंथ क्या होगी? ज़्यादा। यही तो होती फोकल लेंथ, आई लेंस से फोकस तक की दूरी होती फोकल लेंथ। यहाँ पर फोकल लेंथ दूर ज़्यादा होगी और यहाँ पर फोकल लेंथ कम होगी, मिनिमम फोकल लेंथ होगी, है ना। ये बात आपको होप समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? पावर ऑफ एकोमोडेशन। हमारी आई के पास प्रॉपर्टी है कि वो अपनी सीलियरी मसल्स की हेल्प से आई लेंस को इलोंगेट कर सकती हैं और कंप्रेस कर सकती हैं, बढ़ा सकती हैं और पिचका सकती हैं, ताकि एक ऑब्जेक्ट की क्लियर इमेज रेटिना पर बन पाए। और इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब मेरी लास्ट बात आप ध्यान से सुनिएगा, मेरी आप एक लास्ट बात ध्यान से और सुनिएगा, ठीक है। ध्यान से सुनिए। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरी आई है ना। मेरी आई कहाँ है यार? इस तरह समझ लीजिए आप, ये हमारी आई है इस तरह, थोड़ा गंदा बन गया ज़्यादा है। ये हमारी आई है, ठीक। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूँ, फिर आपका इस लेक्चर को ख़त्म किया जाएगा। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि एक तो रेंज होगी, है ना, कोई एक ऐसी रेंज होगी जहाँ पर फोकस कम नहीं हो पाएगा। मेरी बात आप सुनिए ध्यान से। मैं ये कह रहा हूँ कि मान लीजिए पहले लेंस ऐसे थी, ऑब्जेक्ट पास आया तो लेंस ऐसे हुई, और पास आया तो लेंस ऐसे हो गई, और पास आया तो लेंस ऐसे हो गई, और पास आया तो लेंस ऐसे हो गई, और पास आया तो लेंस ऐसे हो गई। अब लेंस इससे ज़्यादा कर्व्ड नहीं हो सकती, मतलब एक लिमिट तक ही ये लेंस कर्व हो सकती है। इसका मतलब एक लिमिट तक ही हमारा फोकस पॉइंट पास आ सकता है ना। पहले मान लीजिए फोकस यहाँ पर था एफ, फिर यहाँ पर आ गया एफ डैश, फिर यहाँ आ गया एफ डबल डैश, है ना। तो एक लिमिट तक ही हमारा फोकस हमारी लेंस के पास आएगा, है ना। इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं क्या? नियर पॉइंट ऑफ आई। मतलब एक लिमिट होगी जिसके पास आकर हम ऑब्जेक्ट्स को क्लियर नहीं देख पाएंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है ना, और इसका फोकस पॉइंट बहुत ही अंदर आके नहीं देख, तो हम इस इमेज को अच्छे से नहीं देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी जो रेज होंगी वो रेटिना पे मिल नहीं रही होंगी, कहीं बाहर मिल रही होंगी। इंटरसेक्शन नहीं होगा तो रेटिना पे क्लियर इमेज बनेगी नहीं। आप इस एग्जाम्पल को घर में प्रैक्टिकली देख सकते हैं। आप एक बुक को होल्ड करिए अपने हाथ में और उसे थोड़ा सा दूर रखिए, धीरे 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 उसको अपनी आंखों के पास लाइए। आप देखेंगे कि वो बुक ब्लर होना चालू हो जाएगी और आपके सर के मिडल पार्ट में दर्द होगा, है ना। इसी को बोलते हैं नियर पॉइंट ऑफ द आई, है ना। इसी को बोलते हैं नियर पॉइंट ऑफ द आई। अब आपके मन में ये सवाल उठेगा कि सर आखिर नियर पॉइंट ऑफ आई होता कितना है? तो नियर पॉइंट ऑफ आई होता है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर से कम फोकल लेंथ नहीं होगी, और अगर 25 सेंटीमीटर से कम फोकल लेंथ नहीं होगी तो हमारी रेज इंटरसेक्ट कहीं बाहर करेंगे रेटिना के और हम क्लियर इमेज नहीं देख पाएंगे। मतलब अगर आपने उस बुक को 25 सेंटीमीटर के दायरे के अंदर ले आए तो आपको एक ब्लर्ड इमेज दिखेगी, क्लियर इमेज नहीं दिखेगी और आपके हेडेक होना चालू हो जाएगा। तो अगर नियर पॉइंट होता है किसी आई का तो आपके मन में ये भी आ रहा होगा सर तो फार पॉइंट भी कोई आई का होगा, है ना। अगर हम 25 सेंटीमीटर तक ही किसी चीज़ को देख पाते हैं, उससे कम नहीं देख पाते किसी ऑब्जेक्ट की इमेज को, तो एक लिमिट होगी कि हम किसी ऑब्जेक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा दूर कब देख सकते हैं।
अब मैं आपके इस क्वेश्चन का भी आंसर दे रहा हूँ। जब आप रात में सोते हैं, लेटते हैं बाहर, है ना, गर्मी के सीजन्स में हवा चलती है अच्छी, तो आप कभी स्टार्स को ऊपर देखे होंगे। स्टार्स यहाँ से कितनी दूर है ना, फिर भी आप उन स्टार्स की क्लियर इमेज को अपनी रेटिना में बना पा रहे हैं, मतलब आप उन स्टार्स को अच्छे से देख पा रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो फार पॉइंट होता है, हमारे ह्यूमन आई का जो फार पॉइंट होता है वो इन्फिनिटी होता है ना। हमारे ह्यूमन आई का जो फार पॉइंट होता है वो इन्फिनिटी होता है। अरे इन्फिनिटी देखो कितना गंदा होता है, वो इन्फिनिटी होता है। मतलब हम बहुत ही दूर की चीज़ों को, एक हेल्दी ह्यूमन बहुत ही दूर की चीज़ों को अच्छे से देख पाएगा, इसी को बोलते हैं फार पॉइंट ऑफ आई। और कम से कम देख पाएगा, उसको बोलते हैं नियर पॉइंट ऑफ आई। नियर पॉइंट ऑफ आई होता है 25 सेंटीमीटर और फार पॉइंट ऑफ आई होता है इन्फिनिटी। एक हेल्दी ह्यूमन दूर से दूर की चीज़ों को भी अच्छे से देख सकता है, उसकी इमेज फॉर्म कर सकता है अपने रेटिना पर। तो यही लेक्चर यहाँ पर हम फिनिश करते हैं। होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ये देखिए मैंने आपको नोट करने के लिए यहाँ पर बना दिया है, ठीक है। रे डायग्राम मैंने पहले से बना दिए थे आपको नोट करने के लिए। आप इस रे डायग्राम को अपने नोट्स में बना लीजिएगा और होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अपनी पढ़ाई ऐसे ही करते रहिए, है ना, अपनी पढ़ाई ऐसे ही करते रहिए, खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। और इसी के साथ हम इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप यहाँ अपना प्रीशियस समय लेकर आएँ और अपने पढ़ाई के आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।